अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो तुम्हें थोड़ा सा बेसिक्स तो पता ही है, मैं तुम्हें फिर भी एक बार बेसिक समझा देता हूँ। जैसे हमने कहा इट्स अ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन है मतलब इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, पहली चीज। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नॉर्मल प्रोग्रेशन के कंपैरिजन में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल सेट है। और पैटर्न क्या है कि किसी भी एपी को बनाने के लिए, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म, ठीक है। और उसके बाद जाके व्हाट यू विल डू इज, आपके पास एक और चीज जो आपको चाहिए वो है कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय डी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास किसी भी एपी का है तो आप पूरा एपी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखो सिंपल सी चीज, जो पहला टर्म होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब अगर आपके पास पहला टर्म है तो आप दूसरा टर्म कैसे लाते हो? एज आई एम सेइंग दिस इज अ कॉमन डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंस कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी का कॉमन डिफरेंस है। हर बार डिफरेंस यही आएगा, मतलब माइनस करने पर यही आएगा। तो मैंने कहा नेक्स्ट टर्म में कैसे पता कर सकता हूँ? मैंने कहा सिंपली इसे मैं, अगर इसमें मैं जो फर्स्ट टर्म था जहां से एपी स्टार्ट हुआ उसमें अगर मैं डी ऐड कर दूं तो दैट गिव्स मी द सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकेंड नंबर का है। अब मैंने इसी तरह से कहा कि थर्ड नंबर का क्या होगा, तो मैंने कहा मैं एक बार और ऐड कर दूंगा, दैट इज a प्लस डी तो ऑलरेडी है, इसमें मैं एक और d ऐड कर दूंगा, इवेंचुअली दिस बिकम्स a प्लस 2d। सिमिलरली अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो मैंने कहा इसी तरह से a प्लस 2d में d ऐड होगा तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है। सिमिलरली इट इज a प्लस 4d द फिफ्थ टर्म एंड इट गोज ऑन लाइक दिस। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मेरे पास अभी है दिस इज कॉल्ड एन एपी, ठीक है। और ये जो हमने डिराइव किया है ये हमने कहा ना कि दिस इज a, फर्स्ट टर्म इज a, देन a प्लस d एंड a प्लस 2d देन a प्लस 3d। तो तुम इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी भी समझ सकते हो। अब इसमें अगर तुम नोटिस करोगे फर्स्ट टर्म को तुमने लिखा a, सेकेंड टर्म के लिए तुमने लिखा a प्लस d, थर्ड नंबर के टर्म के लिए तुमने लिखा a प्लस 2d, फोर्थ नंबर के टर्म के लिए लिखा तुमने a प्लस 3d। अब इसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं 10th नंबर का टर्म क्या होगा, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ थर्ड नंबर के लिए 2d ऐड हो रहा था, फोर्थ नंबर के लिए 3d ऐड हो रहा था, तो मैं कहूंगा 10th नंबर के लिए a प्लस 9d हो जाएगा। क्या ये लॉजिकली साउंड लगता है? 20th के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा a प्लस 19d हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो जनरल फॉर्मूला बनता है एपी का कि हाउ कैन यू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्योंकि फर्स्ट टर्म पहला टर्म हो गया, थर्ड टर्म के लिए आप 3 माइनस 2 3 माइनस 1 समझ लो, 10th के लिए आप 10 माइनस 1 समझ लो, 20th के लिए आप 20 माइनस 1 समझ लो। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो हमारा है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एपी जो होता है उसी से हमारा ये फॉर्मूला आता है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ अब इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये चीज समझना, यहाँ पर कंफ्यूजन किन चीज में होता है? एक कंफ्यूजन होता है कि an क्या होगा और n क्या होगा। तो ये चीज समझना, जैसे मैंने ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी लिखा था, तो ये देखो मैं ऊपर लिखते जा रहा हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 20th। तो ये है कि वो कौन से नंबर की टर्म है, और जो उसकी जगह पर जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज द वैल्यू ऑफ an। तो an का मतलब होता है वैल्यू ऑफ nth टर्म, ठीक है, कि nth टर्म या nth नंबर पे जो नंबर एक्चुअली लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज द nth टर्म। और n का मतलब होता है कौन से नंबर का टर्म, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा 3, 7, 11, 15, 19, 23, इस तरह से कि एपी चल रही है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 2 3 4 5 सिक्स्थ नंबर पे अगर मैंने कहा कि n की वैल्यू 6 है तो an की वैल्यू है 23, मतलब सिक्स्थ नंबर पे जो वैल्यू है दैट इज 23। बाकी a और d में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। नाउ अब यहाँ पर हम देखें तो देखो एक और चीज ध्यान रखना, दिस इज लाइक
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे काउंट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो बेसिकली ये एक इक्वेशन है जिसमें 4 अननोन वेरिएबल्स हैं। तो हम इसे कब यूज कर सकते हैं? तो व्हेन यू हैव द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द 3 वेरिएबल्स। अगर किसी भी 3 वेरिएबल्स की वैल्यू है, इफ यू हैव वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द 3 वेरिएबल्स, ठीक है, तो तुम चौथा निकाल सकते हो। सपोज एक क्वेश्चन में ए और एन दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड आउट डी। अगर डी, एन और ए दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड आउट ए एन। अगर तुम्हारे पास एन, डी और ए एन दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड आउट ए। तो इस तरह से कोई भी 3 अगर वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता है तो वी कैन फाइंड आउट द 4th वेरिएबल। तो अब बात करते हैं, चलो एक बार ये एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हाउ टू डू सच क्वेश्चंस, अगर हम जनरल वे में देखें चीजों को तो हमें बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज n एंड द nth टर्म इज m, और m और n इक्वल नहीं है तो फाइंड द pth टर्म। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा nth टर्म, तो मैंने कहा mth टर्म इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू होना चाहिए d फॉर एन एपी जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो mth टर्म हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है n। और अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई है m। अब अगर तुम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यू विल रियलाइज, मुझे इस क्वेश्चन में ये बताओ कि वो हाउ मेनी आर द अननोन वेरिएबल्स, क्या किसकी वैल्यू दी हुई है और किसकी वैल्यू नहीं दी है? ए एम डी और एन नहीं है, मतलब अननोन वैल्यूज हैं। यू मीन टू से ए डी एम एन ये अननोन वैल्यूज हैं? हाँ। आई वुड से नहीं, मैं कहूंगा अननोन वैल्यूज हैं सिर्फ ए और डी। अगर हम बात कर रहे थे ना कि कोई भी एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल नहीं पता हो, क्योंकि देखो जब उन्होंने क्वेश्चन में खुद कहा कि mth टर्म है n, तो मतलब क्वेश्चन में उन्होंने n अपने आप में भले एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, मगर वैल्यू तो उन्होंने दे दी है। हमें ये जनरलाइज में समझना ही तो जरूरी है। उन्होंने n एज अ वैल्यू दी है कि n अपने आप में कोई वैल्यू है, m अपने आप में कोई वैल्यू है, तो उन्होंने nth टर्म और mth टर्म की जो वैल्यूज दी हुई हैं वो दी हुई हैं, मतलब यू हैव द वैल्यूज ऑफ n एंड m, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी की टर्म्स में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन आई वुड से कि सिर्फ a की वैल्यू और d की वैल्यू नहीं दी हुई है, बाकी m और n ऑल्दो दे आर नॉट न्यूमेरिकल वैल्यूज, बट ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। ओके, तो अब अगर मैं इनके अलावा देखूं तो हाउ मेनी आर द अननोन वेरिएबल्स, मैं कहूंगा एक अननोन वेरिएबल है और d नहीं पता, मतलब मुझे AP का फर्स्ट टर्म भी नहीं पता और मुझे d भी नहीं पता, तो ये 2 ही है अननोन वेरिएबल्स। तो what I'm doing is मैं इन दोनों इक्वेशंस को, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स समझ रहा हूं, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू। अब मैं कर क्या रहा हूं इस चीज को समझना, क्योंकि एक तुमने देखा था एलिमिनेशन मेथड एक होता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का। पहले ये समझो कि मैं इसे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की तरह समझ रहा हूं। क्यों? क्योंकि पहली बात यहाँ पर डिग्री नहीं है कि डिग्री 2 है या 3 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, और दूसरी बात यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल्स हैं a और d, तो आई कैन ट्रीट इट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और मैं ये कर रहा हूँ। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के पिछले साल तुमने 2 तरीके देखे थे, एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सब्ट्रैक्टिंग द 2 इक्वेशंस टू एलिमिनेट 1 वेरिएबल। यहाँ पर एक वेरिएबल है a, वो गायब हो जाएगा। अगर मैंने a में से a माइनस किया तो दिस बिकम्स 0, प्लस की साइन एज इट इज। अब ये कितना हो गया, तो मैंने कहा ये है m माइनस 1 इंटू डी में से माइनस होगा n माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू के इस साइड रहेगा n माइनस m। अब ये 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स में से मैंने d कॉमन निकाल लिया, तो मैंने कहा m माइनस 1, और ये माइनस की साइन बाहर है इसलिए माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1।
इज इक्वल टू n माइनस m। ये माइनस और प्लस वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट गिव्स यू d is equal to m minus n, sorry, d into m minus n is equal to n minus m। That implies कि d की वैल्यू हो जाएगी n minus m divided by m minus n। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो I can say कि मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ d is equal to, मैंने ऊपर से -1 कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा m minus n, और अपॉन में भी वही है m माइनस n, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट गिव्स यू द वैल्यू d इज इक्वल टू -1। यहाँ पर अब मैंने समझना वो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर तुमने पहले किया हो तो बात अलग है, अदरवाइज जब ये किसी बच्चे के सामने क्वेश्चन आता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल्स की टर्म्स में दिया हुआ है तो एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, मगर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और कौन से अननोन वेरिएबल्स हैं। अगर हम इसमें डिस्टिंग्विश करें तो ये सिंपल एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन बन गया है। d की वैल्यू मेरे पास आ गई है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ d एनीवेयर इन मतलब इन एनी ऑफ द 2 इक्वेशंस एंड गेट टू द वैल्यू ऑफ a। जैसे मैंने कहा nth टर्म था a प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू m। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैंने कहा a -1 मल्टीप्लाई हुआ तो दैट गिव्स यू -n प्लस 1 is equal to m। This implies a is equal to m plus n minus 1। तो m plus n minus 1 से चालू हुई है और d की जो वैल्यू है वो है -1। तो नाउ मेरे पास d भी है और a भी है, और मैंने कहा था कि अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मेरे पास मुझे ये पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो मैं कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा pth टर्म निकालो, ठीक है, या तुम इसे लिख दो pth टर्म। तो मैंने कहा दिस इज a प्लस p माइनस 1 इंटू d। तो मैंने कहा दिस इज m प्लस n माइनस 1 a की जगह पर प्लस p माइनस 1 इंटू d की वैल्यू -1। दैट गिव्स यू m प्लस n माइनस 1 और माइनस p और माइनस माइनस प्लस 1, प्लस और -1 कैंसिल हो गए, so that gives you the pth term is m plus n minus p, and this is your answer। So this is how you solve the questions। अब ये solution क्योंकि इसमें दिया हुआ है तो ये बहुत easy लगता है हमें question, मगर वहाँ पर क्योंकि जब हम variables में deal करते हैं तो we need to have some sort of understanding regarding how to deal with variables, otherwise confusion होता है। Make sure that you don't get stuck। ठीक है, एक बार एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा if the sum of n terms of an AP is given by np plus 1/2 n into n minus 1 into q, where p and q are constants। अब उन्होंने बोला भैया आप निकाल के बताओ the common difference। ठीक है, तो उन्होंने कहा this is the sum of n terms। अब देखो sum of n terms के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये तो तुम्हें पिछले साल ही याद हो गया होगा। Sn is equal to, that is the sum of n terms is equal to n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला था, और हमारे पास एक और फॉर्मूला था इफ वी हैव द लास्ट टर्म। हमने कहा n/2, 2a को मैंने लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ये जो है दिस वन, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू d वाला जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ n/2 a प्लस an, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या इसको इन जनरल हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, वेयर l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाता है विच गिव्स यू द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, जब आपको लास्ट टर्म पता है। और ये अदरवाइज अगर आपको सिर्फ a और d पता है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब यही वाला क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा np प्लस 1/2 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू q। तो उन्होंने कहा nth टर्म, सॉरी सम ऑफ n टर्म्स n इंटू p प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 इंटू q से you give the sum of first two terms of an AP।
फर्स्ट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो अब देखो व्हाट आई एम डूइंग इज, मुझे मालूम है कि ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी को देने वाला फॉर्मूला है, तो आई एम फोकसिंग ऑन द जनरल एक्सप्रेशन या जनरल टर्म्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका, तो वो होता है a प्लस डी और a प्लस 2d, इस तरह से चलता है। अब मैंने कहा सपोज इफ आई से इसमें मैं n की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, तो n की वैल्यू का 1 का मतलब होना चाहिए द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, तो मैंने कहा 1 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू n की वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू should give you the first term of an AP, और first term of an AP को मैं A से represent कर सकता हूँ, तो मैंने कहा 1 into P is P प्लस ये 1 minus 1 हो गया 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो this plus 0 is equal to A, तो मैं कह सकता हूँ जिस भी AP की मैं बात कर रहा हूँ उसका first term तो P है। Now talking about the second term of an AP, sum of two terms, sorry, अब sum of two terms में जनरल वे में देखूं तो मैं कहूंगा this is equivalent to A plus D, that is 2A plus D. Sum of two terms is equivalent to 2A plus D. तो मैंने कहा मैं n की वैल्यू 2 डाल के देखता हूँ, Sn is equal to 2 into P plus 1/2 into n, that is 2, अरे यार 1/2 into 2 into 2 minus 1 into q, and that is equal to, हम जो भी है लिखेंगे अभी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, that is 2p, ठीक है, 2p plus q, ठीक है। और हमें पता है कि दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ एन एयर, सम ऑफ टू टर्म्स इज गिवन बाय 2a plus d, जिसमें a की वैल्यू ऑलरेडी p है, तो कहना है दिस इज इक्वल टू 2p plus d, 2a plus d के बराबर होता है सम ऑफ टू टर्म्स, और वो आ रहा है 2p plus q, एंड दैट इज इक्वल टू 2p plus d, 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज q आ गई d की वैल्यू। तब आपको एक AP में D जो है दैट इज उसकी वैल्यू है Q, और जो A है उसकी वैल्यू है P। तो यहाँ पर फिर से वही वाली बात आ गई, मेरे पास एक AP में सब कुछ है, उन्होंने मुझे कहा फाइंड द वैल्यूज, तो मैंने कहा मिल गई, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। क्या क्वेश्चन समझ में आए? हाँ। मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा the sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio of 3n plus 8 upon is to 7n plus 50. Find the ratio of their 12th terms. अब मैं तुम्हें अगर सिर्फ करने का तरीका बताऊं, तो क्योंकि उन्होंने कहा sum of n terms of an AP दिया हुआ है और उन्होंने बोला find the ratio of their 12th terms, तो मैं दोनों में अगर n की वैल्यू 12 भी डाल दूंगा तो भी मेरा काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। पर सॉरी मगर ये सम दिया हुआ है, सॉरी हाँ, दिस इज सम ऑफ n terms of an AP। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हें पता ही है, n/2 2a plus n minus 1 into d, तो उन्होंने दोनों फॉर्मूला यूज किए हैं एंड देन दे हैव रिलेटेड इट, तो वो आया 2a1 plus n minus 1 into d1 is equal to 3n plus 8, 2a2 is plus n minus 1 into d2 is equal to this। और ये अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 12th टर्म के लिए वैल्यू पुट कर दी। 12th टर्म होता है a plus 11d1 अपॉन a2 plus 11d2, 12th टर्म की अगर बात करें तो वहां पर हम इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वेशन में a plus n minus 1 नहीं 2a plus n minus 1 into d दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं एक फ्रैक्शन में 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो दैट गिव्स यू 2a plus 22 d1 अपॉन 2a2 plus 22 d2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर n की वैल्यूज इनके इक्विवेलेंट है, यहाँ पर n की वैल्यू हमने डाल दी। The next is the concept of arithmetic mean, ठीक है। Now what is arithmetic mean, also called AM? तो AM का कॉन्सेप्ट जो हमें सबसे सिंपल वे में ये समझ जो आता है वो ये है एवरेज, बस, और अरिथमेटिक मीन में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि A और B दो नंबर्स हैं, और अगर हमें ये कहा जाए कि A और B के बीच में एक ऐसा नंबर प्लेस करो सो दैट, अगर जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैंने C प्लेस किया, तो A और B के बीच में मैंने एक नंबर प्लेस किया C,
such that the sequence of numbers A, C and B अगर ये एक AP बन जाए तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। मतलब अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में तुम ये कह सकते हो, बिटवीन टू गिवन नंबर्स अ नंबर इज टू बी प्लेस्ड, a number is to be placed such that the sequence of these three numbers forms an AP। ठीक है, तो मैंने कहा AP बनाने के लिए क्या होता है, मैंने कहा AP बनाने के लिए फर्स्ट टर्म होता है A, सेकंड टर्म को होना चाहिए A प्लस D और थर्ड टर्म को होना चाहिए A प्लस 2D। यही लॉजिक में अगर लगाऊं तो मैं कहूंगा फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म C है और दूसरा टर्म D है, B है सॉरी। ठीक है, तो अगर ये A प्लस डी और A प्लस 2D का लॉजिक अगर ये फॉलो करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये कब फॉलो हो रहा है, यू कैन से एक और तरीका क्या होता है जिससे हम ये भी चेक करते हैं कि ये एक AP में है। अगर हमें लेट जैसे 3 नंबर्स दिए हुए, 3 नंबर्स दिए A, C एंड P और हमें कहा है कि चेक वेदर दे आर इन AP, तो हम जो लॉजिक वहां यूज करते हैं वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दैट इज द लॉजिक ऑफ कॉमन डिफरेंस। अगर मैं C में से A को माइनस करूं और मैं B में से C को माइनस करूं तो वो सेम आना चाहिए अगर A, C और B AP में है तो मैंने कहा C माइनस A इज इक्वल टू B माइनस C। तो मैं C को इस साइड लाया, दिस गिव्स यू 2C इज इक्वल टू B प्लस A एंड C इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है अरिथमेटिक मीन। If you add A and B and divide it by 2, that gives you the value of C, the number that could be placed between the two given numbers so that A, C and B forms an AP। क्या कोई confusion? नहीं। Okay, now, but the question is, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पास एक नंबर A है और मेरे पास दूसरा नंबर B है तो उसके बीच में अरिथमेटिक मीन के नाम पर मैं सिर्फ एक ही नंबर प्लेस कर सकता हूँ। I can place as many arithmetic means। हर एक नंबर को अरिथमेटिक मीन कहा जाता है, तो मैं जितने चाहे उतने नंबर्स यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ और हर एक नंबर कहलाएगा अरिथमेटिक मीन। तो आई कैन प्लेस जितने भी मैं चाहूँ उतने अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दीज टू नंबर्स A एंड B। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से उन सारे अरिथमेटिक मीन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A1, A2, A3, A4 ऐसे कर करके AN तक। तो मैंने कहा मैंने n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स प्लेस कर दिए। तो ये जब हम करते हैं तब क्या करेंगे, तो ठीक है, अब यहां से हम इसको डिराइव कर लेते हैं कि व्हाट इज द लॉजिक दैट वी यूज। हमें इतना तो पता है कि अगर हम अरिथमेटिक मीन डाल रहे हैं, इसका मतलब है जो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा फ्रॉम A से लेके B तक, ये पूरा के पूरा एक AP होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो जरा ये सोचो, अगर मैं इस AP के हिसाब से देखूं तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, मैंने n तो प्लेस करे बीच में, एक A भी है और एक B भी है, तो मैंने कहा ये बीच के n हो गए, ये A ऐड करा तो एक A प्लस 1, ये लेखा साथ में, तो दिस बिकम्स n प्लस 2। तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए मेरे पास n प्लस 2। ठीक है, जिसमें मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट टर्म जो है वो है A। ठीक है, लास्ट टर्म दैट इज द nth टर्म जो हम बोलते हैं वो है B। अब हम जरा सोचो, यहां से मुझे एक रिलेशन पता है कि an दैट इज द nth टर्म इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। मगर यहाँ पर जब हम लिखते हैं ये फॉर्मूला an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तब हमारा मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स n है, मगर जो हमारे पास अभी सीक्वेंस है उसमें n नहीं, उसमें तो n प्लस 2 टर्म्स हैं। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि B है लास्ट टर्म, तो मैंने कहा B इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो A ही है, A प्लस, अब यहाँ पर मेरे पास टर्म्स कितनी है, मेरे पास n टर्म्स नहीं, मेरे पास तो n प्लस 2 टर्म्स हैं और माइनस 1 इंटू D। क्या ये स्टेप समझ में आया? What am I doing and why am I doing it? Okay, so that gives you B is equal to A plus n plus 2 minus 1 whole into D। ये हो जाएगा B is equal to A plus n plus 1 into D। ठीक है, अब देखो यहाँ पे B
दैट इज द लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे अब जरा सोचो, कोई से भी नंबर की टर्म मुझे निकालनी है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? जैसे b मुझे पता है क्योंकि b रिप्रेजेंट्स द लास्ट नंबर जो मेरे पास है, a रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट नंबर। अब मान के चलो मैं यहाँ से d की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ कि कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा अगर आपने n टर्म्स को प्लेस किया है। तो मैं d की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने कहा d की वैल्यू ऐसे आएगी, b माइनस a हो गया और n माइनस n प्लस 1 को अपॉन में कर दिया, तो दैट गिव्स यू d, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमने कहा कि अब मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, अब मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, और ये कॉमन डिफरेंस अगर मेरे पास है और मेरे पास अगर AP में फर्स्ट टर्म भी है तो मतलब मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ उसमें। ठीक है, तो मैंने कहा दिस, ये d था b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया d, तो मैं लिख लेता हूँ d है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, और फर्स्ट टर्म जो है वो है a। अब सपोज मुझे ये, जैसे मैंने कहा था n अरिथमेटिक मीन्स, तो मैंने कहा ये वाला अरिथमेटिक मीन अगर मुझे निकालना है तो इसको जनरल टर्म ऑफ एन AP के हिसाब से देखो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दिया तो a1 आ गया। तो मैंने कहा a1 होता है a प्लस d, दैट इज फर्स्ट टर्म तो a ही है, और प्लस d के लिए मैंने कहा b माइनस a अपॉन n प्लस 1। मैं अगर चाहूं तो इसे और भी आगे सॉल्व करके लिख सकता हूं, an प्लस a प्लस b माइनस a होल अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पर n का मतलब क्या है, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मगर ये n का मतलब याद रखना, ये n क्या है, ये n अरिथमेटिक मीन्स प्लेस करें। ठीक है, तो ये वैल्यू उसके हिसाब से। क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ओके, सिमिलरली अगर मान लो मैं a2 निकालता तो मैं कहता दिस इज इक्वल टू a प्लस 2d, सॉरी a3 a2, हाँ सही है, a2 एक्चुअली यहाँ पर नाम तो 2 है, मगर दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ एन AP, और थर्ड टर्म ऑफ एन AP होता है a प्लस 2d, तो इसीलिए हमने यहाँ पर a प्लस 2d कर दिया। ठीक है, दिस इज a प्लस 2d, और यहाँ पर भी व्हाट आई कैन डू इज दिस इज a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। बस बेटा इतना ध्यान रखना, यहाँ पर ये n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP नहीं है, n का मतलब है कितने अरिथमेटिक मीन्स। जैसे सपोज उन्होंने कहा 10 अरिथमेटिक मीन्स, है ना, जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ a2, तो a2 के लिए n की वैल्यू बेटा 2 है, 3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर n का मतलब है अरिथमेटिक मीन, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स में तो सोचो हमने ले लिया था ऑलरेडी n प्लस 2, तो दो जो टर्म्स थे वो तो हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म थे, और n क्या था, n था नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो मैं कहूंगा a2 का मतलब हो गया सेकंड अरिथमेटिक मीन, तो सेकंड अरिथमेटिक मीन के लिए n की वैल्यू 2 होगी। एम आई क्लियर टू यू? हाँ, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बस इतना ध्यान रखें कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP formed when we place n arithmetic means between two given numbers is given by b minus a upon n plus 1, where n का मतलब number of terms of an AP नहीं है, n का मतलब है number of arithmetic means that we are placing। ठीक है, number of arithmetic means। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है, and we can find as many arithmetic means between any two given numbers। अब देखो यहाँ पे हम एक आधा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, थोड़ा सा तो हमें समझ में आ जाए। जैसे उन्होंने कहा 6 arithmetic means, sorry 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। तो उन्होंने कहा एक नंबर है 3, उसके बीच में 1 2 3 4 5 6 6 अरिथमेटिक मीन्स हमें प्लेस करने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा रिजल्टिंग सीक्वेंस AP बनना चाहिए। तो मुझे निकालने की ये क्या है, मैंने इनका नाम दे दिया A1 A2 A3 A4 A5 और A6। तो मुझे 6 प्लेस करने हैं। मैंने कहा टोटल अगर ये पूरा एक AP रहेगा
इफ दिस इज एन एपी तो आई वुड से 8 हो गए 6 को मिला के, तो आई एम सेइंग दैट n की वैल्यू हो गई 8। अगर मैं कह रहा हूं n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी, अगर n का मतलब मैं लिखता हूं नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो अदरवाइज n की वैल्यू कितनी है 6। अगर नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, अगर मैं कहूं, अगर मैंने कहा यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं फिर से चेंज कर रहा हूं उसे, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इन दिस एपी, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे 24 दैट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो मैंने कहा d, एंड a की वैल्यू है 3, तो मैंने कहा 24, ये 3 है यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 3 इज इक्वल टू 7d, दिस इंप्लाइज 21 is equal to 7d, implies that d की वैल्यू is 3, 21 divided by 7, d की वैल्यू आ गई है, पॉजिटिव है। तुम अगर चाहो तो यहीं से सीधे कर सकते हो, a1 हो जाएगा 3 plus 3 that is 6, a2 हो जाएगा, इसमें और ऐड कर दिया प्लस 3 तो 6 plus 3 9, 9 plus 3 आपने जो n इक्वल टू वहाँ पे 6 लिखा है और जब आप फॉर्मूले में पुट करो तो आप 8 माइनस 1 लिख रहे हो। हाँ बेटा देखो यहाँ पर बेटा देखो मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर जब भी मैंने n इज इक्वल टू 6 लिखा ना, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इन दिस एपी। इससे पहले मैंने बेटा एक बार लिखा था n इज इक्वल टू 8 और वहां मैंने लिखा था n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी। क्या डिफरेंस समझ में आया? हाँ। जब मैं लिख रहा हूं n का मतलब 8, क्योंकि हम अगर एपी के हिसाब से देख रहे हैं तो मैं कहूंगा एपी में तो 8 टर्म्स हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो तो किस पे काम करेगा, वो तो एपी के हिसाब से काम करेगा। उसे थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि आप एम निकाल रहे हो या नहीं, है ना। और अगर मैं n इज इक्वल टू 6 लिख रहा हूं, इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। कंफ्यूजन दूर हुआ? हाँ ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। अब बात करते हैं जीपी की। तो जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन है मतलब इट्स अ सीक्वेंस, ठीक है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो जीपी बेसिकली क्या होता है, सपोज अगर मैंने कहा कि हम अगर एपी से कंपेयर करके इसे पढ़ रहे हैं और मैंने कहा कि एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता था या ऐसा प्रोग्रेशन होता था जिसमें अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, तो मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाऊंगा तो मुझे कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी मिलते जाएंगे। जीपी में डिफरेंस बस ये है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग समथिंग इन अ पर्टिकुलर टर्म टू गेट टू द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म तक पहुंचने के लिए आप कोई चीज ऐड करो, उसके कंपैरिजन में उसकी जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मान लो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी तो ए से ही रिप्रेजेंट होता है, तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है ए और अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए आर, ठीक है, मतलब मैंने आर मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें फिर से मैंने नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए ए आर इंटू आर कर दिया, दैट गिव्स यू ए आर स्क्वायर। सिमिलरली ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, इस तरह से अगर चल रहा है कोई सीक्वेंस तो दिस इज कॉल्ड अ जीपी, ठीक है। अब जीपी को ये होता है एक जीपी, ऑल्दो यू नो दिस वेरी वेल। अब बात करते हैं कि ये जो जीपी है, सपोज यही ले लो यार। अब यहां पर अगर हम डिफाइन करें तो मैंने कहा ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और ये जो आर है ये एक्चुअली कॉमन मल्टीपल नहीं, ये कॉमन रेशियो कहलाता है।
कॉमन रेशियो नाम क्यों आता है यहाँ पर? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि सपोज मैंने कहा कि कॉमन रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज जो हमें सिखाई जाती है वो ये होती है, या कभी भी अगर हम एपी हो या जीपी हो या कुछ भी हो, हम अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें पहले तो ये चेक करना पड़ता है कि क्या वो सच में एपी है या जीपी है या कोई स्पेशल सीरीज है, क्योंकि जब तक वो नहीं पता हमें, जब तक हम 100% श्योर नहीं है कि वो जीपी है या एपी है, हम उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज एपी में भी वही सिखाई गई थी तुम्हें 10th में, और 11th में भी जीपी में सबसे पहले यही चीज सिखाई जाती है कि आप पहले पक्का करो कि जो सीक्वेंस आपके सामने दिया हुआ है, जो प्रोग्रेशन है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो चेक कैसे करते हैं? मैंने कहा कि जैसे एपी के लिए क्या करते थे, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को इसमें से इसको माइनस करते थे या फिर इसमें से इसको माइनस करते थे, डिफरेंस हमेशा बराबर आता था। इसी तरह से व्हाट वी डू इज, यहाँ पर अगर मैंने कहा कि मैं सेकेंड टर्म को डिवाइड करूं फर्स्ट टर्म से, या फिर मैं थर्ड टर्म को डिवाइड करूं सेकेंड टर्म से, या फिर मैं फोर्थ टर्म को डिवाइड करूं थर्ड टर्म से, मेरे पास हमेशा एक ही नंबर आता है एंड दैट इज कॉल्ड अ कॉमन रेशियो। ठीक है, तो मुझे हर बार r मिलता है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ठीक है, क्या ये समझ में आया व्हाई द टर्म कॉमन रेशियो? अदरवाइज हम सीधे कह देते कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब ये जो मैंने तुम्हें बताया है, दिस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड ऑल, ये एक्चुअली यही होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म, मैंने कहा ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ। हर बार तुम देखोगे जैसा लॉजिक वहां पर चलता था एपी में, उसी तरह से फोर्थ के लिए 3 है, फिफ्थ के लिए 4 है, सिक्स्थ के लिए 5 है, सेकंड के लिए 1 है, थर्ड के लिए 2 है। तो मैं और बस यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा द nth टर्म ऑफ अ जीपी। अब इसे तुम an की जगह चाहो तो gn लिखो, ये रिप्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने लिखा फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो तुम देखोगे फोर्थ टर्म में r की वैल्यू 3, फिफ्थ टर्म है ये तो r की वैल्यू 4, सिक्स्थ टर्म में r की वैल्यू 5, ठीक है, सेकंड टर्म में r की वैल्यू 1। तो एवरी टाइम आई सी दैट द वैल्यू ऑफ r इज ऑलवेज लेस देन द कौन से नंबर की टर्म में बात कर रहा हूँ। अब मैं nth टर्म ऑफ एन एपी को मैं an लिखूं, gn लिखूं, जो भी लिखूं, फॉर्मूला बनेगा a इंटू r की पावर n माइनस 1। क्या ये समझ में आता है? a मल्टीप्लाई हो चुका होगा और जिस भी नंबर की आप टर्म कर रहे हो उसमें कॉमन रेशियो जो भी है उसमें पावर उससे एक कम मल्टीप्लाई कर दो, a r की पावर n माइनस 1। So that gives you the nth term of a GP। और nth term का मतलब क्या है? तो अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। nth term का मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है इसमें यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, nth नंबर पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, और n का मतलब क्या है, कौन से नंबर की टर्म है, 7th है, 8th है, 9th है। जब भी क्वेश्चन में nth हो, th अगर लगाओ हो, ठीक है, अगर th लगा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखना दैट इज द वैल्यू ऑफ n, that represents n। जैसे उन्होंने कहा 7th, तो 7 is the value of n, बट उन्होंने कहा nth टर्म या 7th टर्म is 36, तो 36 मतलब an की वैल्यू हो गई है। ठीक है, हाँ ओके नाउ, तो अब इस जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड एवरीथिंग, यहाँ पर आई थिंक उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन, हाँ, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ दिया उन्होंने, ये दिया, देखो an is equal to a r की पावर n minus 1। So the nth term of a GP is represented as this, और the formula is this। ठीक है, जनरली हम GP को कैसे लिखते हैं, तो this is a r square, a r cube, a r की पावर जो भी हमें लेना हो, ठीक है, इस तरह से। और सीरीज क्या हो जाएगी, तो देखो अगर इफ आई ऐड ऑल द टर्म्स a प्लस ए आर स्क्वायर, तो ये हो जाती है ज्योमेट्रिक सीरीज, दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, नाउ अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी की जब हम बात करते हैं तो देखो वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू द दिस, क्या द लॉजिक हाउ वी आर एडिंग इट, या फिर हम सिंपल वे में कहें तो
हाउ वी आर डिराइविंग दिस पर्टिकुलर थिंग, है बहुत ईजी, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी की जब हम बात करते हैं तो Sn के दो फॉर्मूलेज होते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं, Sn इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, या Sn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस आई की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये जो दोनों फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैंने कहा a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, तो वन माइनस आर हम कब कर रहे हैं, व्हेन r की वैल्यू इज लेस देन वन, जब r 1 से छोटा हो, द कॉमन रेशियो की वैल्यू इज 1 से छोटा। अब यहाँ पर why इट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि जरा सोचना, जब बेटा हम r की वैल्यू 1 से छोटी लेते हैं, लेट जस्ट से मैंने एग्जांपल के लिए लिया 1/2 लेस देन 1, तो ध्यान रखना जब इसकी पावर्स मल्टीप्लाई होती है, मतलब पावर्स बढ़ती है, तो दैट दिस बिकम्स 1/4। अगर मैंने कहा r की पावर r इज इक्वल टू 1/3, तो अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो दिस बिकम्स 1/8, सॉरी 1/2 का स्क्वायर है। हाँ रुको, मैंने कहा r इज इक्वल टू 1/3 और इसका अगर मैं क्यूब कर रहा हूँ तो दैट गिव्स यू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, दैट इज 1/27। तो जैसे जैसे इसकी पावर्स बढ़ेगी, r की पावर भले r की वैल्यू 1/3 हो या 1/2 हो, जब पावर्स बढ़ेंगी तो ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा मतलब ओवरऑल वैल्यू जो है वो और कम होगी। तो रेशियो जो होता है कॉमन रेशियो, उसका 1 से छोटा होने की वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। r की वैल्यू अगर बड़ी होती है व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1, तो हम इसीलिए जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं Sn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। अब देखो यहाँ पर भी हमने 1 माइनस आर की पावर n किया, क्यों किया, क्योंकि जैसे जैसे आपकी r की पावर बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू 1 से और छोटी होती जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। गेटिंग इट? हाँ। जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, और जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो तो a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। और यहाँ पर इसमें जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो भी यहीं पे खत्म हो गया। इसके क्वेश्चंस जो रहते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, वैल्यूज कभी कभी बहुत बड़ी होती है, तो यू नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट इट। जैसे अगर सपोज मैंने कहा फाइंड द 10th एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी, तो अब देखो अगर जैसे उन्होंने कहा 5 25 125, तो साफ समझ में आ रहा है यहाँ पर a की वैल्यू इज 5 एंड r की वैल्यू भी 5 है, क्योंकि 5 की पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 इंटू 5, सेकेंड टर्म के लिए ए आर हो जाएगा 25, ए आर स्क्वायर मतलब 25 इंटू 5 125, ठीक है। अब उन्होंने कहा टेंथ टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, ए आर की पावर 10 माइनस वन, दैट इज 5 इंटू 5 की पावर 9, दैट इज 5 की पावर 10 ही हो गया। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमें 5 की पावर 10 कैलकुलेट करने नहीं बैठना इन दी एग्जामिनेशन, हमने सिंपली बस इतना लिखा 5 की पावर 10 एंड दिस इज द आंसर। nth टर्म के लिए क्या करेंगे, तो 5 इंटू 5 की पावर n माइनस वन, दैट इज अगेन 5 की पावर n, दैट इज द सीक्वेंस। ये वैसे एक स्पेशल केस है क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू और r की वैल्यू दोनों सेम है, इसीलिए ऐसा आ रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं आएगा। तो डोंट थिंक दैट हर बार ऐसे ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जैसे उन्होंने कहा विच टर्म ऑफ द जीपी 2832 अप टू n टर्म्स इज 131072। अब इस तरह का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें मालूम है nth टर्म इज 131072, a की वैल्यू इज 2, कॉमन रेशियो निकालने के लिए कि जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, हमने कहा 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4 या 32 डिवाइडेड बाय 8 इज 4, तो हमें पता चला r की वैल्यू आ गई है 4। देन हमने फॉर्मूला लगाया ए आर की पावर n माइनस वन, तो a की वैल्यू 2 थी, पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो दिस 131072 बिकम 65536, और ये हो रहा बचा कितना है 4 की पावर n माइनस वन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको अगर सॉल्व करना है, दिस इज 65536, रुको 65536 इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस वन, और याद रखना है जो पावर है ना, ये बेटा माइनस, ये मतलब 1 जो है ये
पावर में ही है, ये नीचे नहीं है कि 4 की पावर n में से 1 माइनस किया है, नहीं 4 की पावर में ये पूरा की पूरा n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे what am I supposed to do, इसको हम जब भी सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल what I'll do is I will do the prime factorization of this। ठीक है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन में यहाँ तक पहुंचे हैं। ऑल्दो प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स लेते हैं, बट मुझे मालूम है कि आई नीड टू रिप्रेजेंट दिस इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 4, तो इसलिए मैं सिर्फ 4 की पावर्स में ले रहा हूँ। तो मैंने कहा 4 1 ज़ा 4 बचा 25, 4 6 ज़ा 24 बचा 15, 4 3 ज़ा 12 बचा 33, मैंने कहा 4 8 ज़ा 32 बचा 16, 4 4 ज़ा 16। अगेन आई एम डिवाइडिंग दिस बाय 4, 4 4 ज़ा 16 बचा 3, मैंने कहा 4 0 ज़ा 0, फिर 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, देन अगेन 4 10 ज़ा 40, 2 ज़ा 8, 4 ज़ा 16। 1024 होता है, याद रखना 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10। तो मैं 2 की पावर 10 को समझ सकता हूँ 2 इंटू या 2 का स्क्वायर की पावर 5, और इसे ऐसा लिख सकता हूँ दिस इज 4 की पावर 5। तो ये हो गया 4 की पावर 5 6 7 8। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 8 इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। नाउ व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स कुड बी इक्वेटेड। तो मैंने कहा n माइनस 1 की वैल्यू 8 है, implies that n इज इक्वल टू 9। क्या ये समझ में आया मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है? हाँ, ये आपने है पहले ना? भी बता चुके थे। अच्छा, ठीक है। हाँ तो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन की जब बात करें तो जैसे हमने कहा था अगर मेरे पास a एक नंबर है और b एक नंबर है, तो हमने पहले क्या कहा था, हमने कहा था कि इसके बीच में एक नंबर प्लेस करा c, जब हम अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे थे तब, और हमने कहा था कि a c और b एक क्या बन जाना चाहिए, ap। सिमिलरली अगर मेरे पास a और b टर्म है और मैं कह रहा हूँ c इज द ज्योमेट्रिक मीन, तो कहने का मतलब है a c और b जो है वो gp में आ जाने चाहिए। और gp की कंडीशन क्या होती है, हमें पता है कि gp में कॉमन रेशियो होता है, दैट इज अगर मैं c को a से डिवाइड करूं तो दैट शुड बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाय c। तो मैं अगर देखूं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस गिव्स यू c स्क्वायर इज इक्वल टू ab, implies that c is equal to root ab। तो this c is the geometric mean। ठीक है, तो c represents geometric mean, जैसे इन्होंने वहां पर हमेशा लिखा होगा a geometric mean and b, इस तरह से बात एक ही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड geometric mean। बट अगेन द वेरी सेम लॉजिक जैसा अभी हमने एपी में भी देखा था, दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप एक ही नंबर प्लेस करें सीक्वेंस को जीपी बनाने के लिए। तो आई कैन प्लेस एज मेनी ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी एज आई वांट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो अगर लेट जस्ट से मैं इन्हें रिप्रेजेंट करता हूँ G1 G2 G3 G4 G5 G6, ऐसे करके मैंने कहा Gn तक मैंने n अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन्स प्लेस किए हैं। तो अगेन द वेरी सेम कॉन्सेप्ट, अगर तुम एक बार इन दोनों का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का डेरिवेशन समझ जाओगे तो 99% ऑफ द स्टफ्स बहुत इजी। ठीक है, कैसे? मुझे मालूम है n तो मैंने ज्योमेट्रिक मीन्स प्लेस किए हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से टोटल टर्म्स इस जीपी के हिसाब से a से लेके b तक में टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? तो मैंने कहा टोटल टर्म्स हो गए हैं n+2। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? a से लेके b तक के बीच में मैंने n ज्योमेट्रिक मीन्स प्लेस किए, तो टोटल टर्म्स a से लेके b तक हो गए n+1+1, दैट इज n+2। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि b इज द लास्ट टर्म, तो मैंने कहा लास्ट टर्म है b, जो जीपी के हिसाब से फॉर्मूला बनता है a दैट इज द फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर n-1। बट यहां पर n की वैल्यू, बट n इज इक्वल टू n+2 है यहाँ पे, तो मैंने कहा b इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n+2-1। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n+1। तो मैंने कहा
यहाँ से मैं कॉमन रेशियो की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैंने कहा b बाय a इज इक्वल टू r की पावर n+1। ये एक रिलेशन मेरे पास आ जाता है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। अब याद रखना, अगर r की पावर n+1 है तो व्हाट एम आई सपोज टू डू इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r? b बाय a का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इन टर्म्स ऑफ जो भी आए, ठीक है, और उसे हम इक्वेट करेंगे। तो दिस इज द जनरल रिलेशन। अब यहाँ पर या तो तुम इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर सकते हो और ऐसे लिख सकते हो r+1th रूट ऑफ b अपॉन a इज इक्वल टू r, सॉरी n+1th रूट इज इक्वल टू r। मगर ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम इतना भी अगर समझोगे तो सफिशिएंट है। क्या ये समझ में आया हमने क्या किया है? हाँ हाँ है ना? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू प्रोसीड विद दिस। नाउ अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, यहाँ से मैं बुक से डायरेक्टली बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है b इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n+1। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या आई? b बाय a की पावर 1/n+1, और 1/n+1 को ही हम बोलते हैं n+1th रूट। ठीक है, तो g1 क्या हो जाएगा? अब हमें पता है g1 की वैल्यू होती है ar। g1 कहने को तो g1 है, मगर g1 अगर हम gp के हिसाब से देखें तो g1 इज द सेकेंड टर्म। तो मैंने कहा सेकेंड टर्म होता है gp का ar, दैट इज a इंटू आर की वैल्यू इससे आएगी b बाय a की पावर 1/n+1। g2 की वैल्यू ar स्क्वायर होता है, थर्ड टर्म ऑफ gp है ये, तो a इंटू b बाय a की पावर 2/n+1। ये 2/n+1 क्यों आया, समझ में आ रहा ना? जनरली पावर 1/n+1 है और r स्क्वायर करेंगे तो इसमें पावर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज बाय 2/n+1। सिमिलरली फोर्थ टर्म ऑफ gp, दैट इज द थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, वो हो जाएगा 3/n+1 पावर में। और इन जनरल अगर हम कहें तो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक, nth ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू a इंटू बी बाई ए अपॉन इंटू या पावर में n/n+1। क्या ये समझ में आया है? हाँ